नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी ने देश को मरवा दिया। मीटिंग में राहुल गांधी के तेवर आज बदले हुए थे। कुछ मीटिंग के भीतर से खबरें बाहर सामने आई हैं, कुछ कैमरे पर आई हैं और कुछ कैमरे के पीछे आई हैं। जो कैमरे पर आई हैं वो सब सुन रहे हैं, लेकिन जो कैमरे के पीछे से खबरें आई हैं, जिसको कैमरे पर नहीं बोला है, वो लगातार जिन लोगों से बातचीत हुई जो मीटिंग में थे, कुछ जनरल सेक्रेटरी, कुछ प्रदेशों के अध्यक्ष, तो हेमंत भाई भी लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। तो जो कैमरे पर नहीं बोला गया है वो इंफॉर्मेशन भी कुछ कुछ आ गई। 50 से ज्यादा नेताओं के साथ मीटिंग खत्म होते ही राहुल गांधी एक अलग ही रूप में नजर आए और उन्होंने सीधे मोदी को और बीजेपी को टारगेट पर ले लिया। और मोदी और बीजेपी को नहीं लिया, उनके इस पूरे बेईमान सिस्टम, चुनावी बेईमानी पर सीधा स्ट्राइक कर दी, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अब सर्जिकल स्ट्राइक कहने में भारी भरकम लगता है, लोग कहेंगे सर्जिकल स्ट्राइक की हुआ क्या? तो हुआ तो कुछ नहीं है, हुआ कुछ नहीं है, क्योंकि मैं, हालांकि हम निगेटिव खबरों पर चारों तरफ निगेटिव ही है, नहीं चाहते करना, लेकिन इसलिए कुछ जो है जमीन पर उसका असर नहीं होता है, क्योंकि कांग्रेस में कुछ बड़बोले, कुछ जानबूझकर बड़बोला बनते हैं, कुछ अनजाने में बड़बोले होते हैं और कुछ स्लीपर सेल होते हैं। इनकी संख्या बहुत बड़ी है। अब गुलाम अहमद मीर, जब ये हम खबर ला रहे थे तभी मैं गुलाम अहमद मीर के स्टेटमेंट पर नजर डाला, वहां नजर गई तो फिर मुझे मणिकम टैगोर याद आ गए, जो तमिलनाडु चुनाव के बाद क्या लिखते हैं ट्विटर पर, लिखते हैं कि डीएमके को जनता ने नकार दिया है और जिसे जनता ने नकार दिया है उसके साथ हम क्यों रहें। वो भाषा में तो संक्षिप्त में बता रहा हूं, संक्षिप्त में वो भाषा इतनी घटिया थी कि कोई भी अपने साथी के बारे में ऐसा लिख ही नहीं सकता। वो भाषा आज गुलाम मोहम्मद मीर को देखे तो उनकी भाषा क्या थी टीएमसी के क्राइसिस को लेकर के, कि ये सभी क्षेत्रीय दलों को, विलय पर सवाल था कि क्या विलय होना चाहिए, तो उनका आप सभी क्षेत्रीय दलों को निर्णय ले लेना चाहिए, क्योंकि कोई क्षेत्रीय दल नहीं लड़ पाएगा, बीजेपी से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही लड़ पाएगी उसकी बेईमानी पर। इसीलिए मैं चर्चा क्यों किया, आप ही लड़ पाओगे। जरा एक नतीजा बता दो आपकी लड़ाई का, जिस लड़ाई में आप कहो कि हमने मोदी को पटकने दे दी। मीनाक्षी नटराजन का पर्चा ताजा उदाहरण है। अगर कोई रीजनल पार्टी कह दे अपने प्रत्याशी तो नामांकन नहीं बचा पाए, मतलब गैर कानूनी तरीके से आपके प्रत्याशी को मैदान से बाहर फेंक दिया गया, एक सीट अपनी नहीं बचा पा रहे और कह रहे हो सारी रीजनल पार्टी जब सोच लें कि कांग्रेस विलय करने के बारे में और इस टाइप के विचारों को लेकर के आप आगे बढ़े। आप अपने साथियों को ऐसे क्यों, मतलब मिर्च लगने वाले बयान देते हो। राहुल गांधी कभी ऐसी बात नहीं, राहुल गांधी अपने पास बिठा रहे, सोनिया गांधी दुख में भी कंधे पर हाथ रख करके कह रही शेरनी हो, अपनी बहन मित्र कुछ भी, मतलब इस तरह से। आपके नेता को देखो, आपके नेता, आपके सुपर नेता जो आपके हैं सोनिया जी, उनके पुत्र राहुल गांधी जो पार्टी के चेहरा है, उनको देखो। तुम लोग के मुंह में पता नहीं वर्बल डायरिया है, तुम लोग मुंह खोलते हो तो खाली काम बिगाड़ते हो कांग्रेस का। खैर, हम राहुल के इस स्टेटमेंट के साथ जो भी उन्होंने मीटिंग में बोला है, उसके बाद जो कहा है, उस सब के साथ जरा इसको जरूर संबद्ध करना चाहेंगे। हेमंत भाई को ले आइए। स्वागत है हेमंत भाई। आपके लिए गुलाम अहमद मीर का मैंने तोहफा बस खरीद दिया है कि ये लोग ऐसे हैं कि आप क्या मीटिंग करोगे, मीटिंग करोगे ये बोल देंगे, सब पे गोबर फेर लिप देंगे तुरंत। और मैं नहीं जाना चाहता डिटेल में, नहीं तो किसी भी नेता के बारे में जो डिटेल में चले जाएंगे तो इतना हार्ड डिस्क में इतना मटेरियल पहले से फीड होता है, रिसर्च नहीं करनी है। झारखंड में राजेश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी क्या क्या गुल खिलाए, सारी जानकारी है। ज्ञान बांटने वालों के बारे में सारी जानकारी है। खैर, पहले हम सुनाते हैं जरा मीटिंग के अंदर क्या हुआ, फिर अब ट्वीट में हवाले कर दूंगा हेमंत भाई के। मीटिंग के अंदर क्या हुआ जरा सुनिए, बहुत छोटा सा, बहुत छोटी क्लिप चला दीजिए। सर, मोदी ने मारा राहुल गांधी ने, ऐसा क्यों कहा?
नीट पेपर लीक मोदी ने मारा, आपका सीबीएसई पेपर लीक मोदी ने मारा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का रेट बढ़ा मोदी ने मारा। तो ये सारे सवाल महंगाई और आय मोदी ने मारा। इन सवालों को लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। मोदी ने मार दिया। हेमंत भाई जरा ट्वीट ले आइए भैया, राहुल का ट्वीट दिखा दीजिए, और जरा ट्वीट अंग्रेजी में है, अंग्रेजी हिंदी संस्कृत शब्द में समझाते हुए जरा राहुल गांधी की मनोभावना, राहुल गांधी की सोच, उस सोच का बाकी कांग्रेस जनों में उस सोच का कितना हिस्सा ट्रांसफर हो रहा है। हम लोग जब बिजली कहते हैं तो बिजली के बारे में होता है ना कि बिजली में जनरेशन लॉस होता है, जहां से पावर हाउस से चलता है ट्रांसफार्मर, मतलब वहां से लेकर के बिजली घर, ट्रांसफार्मर और आपके घर तक जनरेशन लॉस होता है। यहाँ कांग्रेस में जनरेशन लॉस बिजली से भी तगड़ा है। राहुल के विचार जो उनके पास से निकलते हैं वो नीचे पहुंचते पहुंचते उसमें जनरेशन लॉस कितना हो जाता है, जरा पूरा मैं समझूंगा इस ट्वीट के साथ। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, दिन में राहुल गांधी उस मीटिंग के दौरान मौजूद थे। उन्होंने छोटी सी बात बताई कि भाई जब उस समय जब मीटिंग चल रही थी, खत्म नहीं हुई थी, तभी उनका पोस्ट आ गया था। अब शाम को उन्होंने जो ये मीनाक्षी नटराजन वाला प्रकरण हुआ है और भारत की जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है उसको किस दिशा में लेके जा रहे, उसको लेकर के ये 14 लाइन का ट्वीट लिखा है। और सही मायने में आप यकीन करेंगे तो 12 साल में मोदी ने भारत कितना बदल दिया, ये उसकी तस्वीर है। बस राहुल गांधी ने एक कमी छोड़ दी, हो सकता है वो जल्दी पूरी करें और हफ्ते 10 दिन में या 2-4 दिन में, कि इसमें उन्होंने केवल 2 खिलाड़ियों का नाम लिया, तीसरे खिलाड़ी का नाम भूल गए हो या जानबूझ के नहीं लिया होगा रणनीति के तहत। इसमें जो आज उन्होंने ट्वीट किया है अभी आपसे कुछ देर पहले, उसमें आशीष भाई चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की जुगलबंदी, उसका एक बिल्कुल सजीव चित्रण उन्होंने सबके सामने ले आए हैं। अंग्रेजी में है ये, अंग्रेजी में चलता जाएगा, मैं हिंदी में बता देता हूं इसको। वोट चोरी और सरकार चोरी के बाद अब बीजेपी और ईसी की मिलीभगत ने सीट चोरी के जरिए चुनाव शुरू होने से पहले ही मुकाबला खत्म कर दिया है। ठीक, हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में जो हुआ उसे देखिए। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जी ने सभी जरूरी दस्तावेज जमा किए थे, उन पर कोई केस पेंडिंग नहीं था। फिर भी ईसी ने बीजेपी की एक बेबुनियाद आपत्ति पर उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया। वही बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी जी ने फॉर्म में अपना नाम ही गलत लिखा और कई जरूरी जानकारी भी नहीं दी। इसके बावजूद ईसी ने उन्हें सब कुछ ठीक करने के लिए और समय दे दिया, यानी कि बीजेपी और चुनाव आयोग। और परिमल नथवानी को केवल आप बीजेपी से मत जोड़िए, अंबानी का भी राइट हैंड है वो और बीजेपी का समर्थित है। तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है जिसको 24 घंटे का समय दिया गया अपनी गलतियां सुधारने का, वरना उसका खारिज होना चाहिए था सही मायने में। चुनाव आयोग वही था, उम्मीदवार 2 थे, एक को बिना सुनवाई के ही अयोग्य घोषित कर दिया गया, दूसरे को नियमों का पालन न करने के बावजूद फायदा पहुंचाया गया। अब कांग्रेस ने मीटिंग की मांग की तो ईसी ने पहले हमें टालने की कोशिश की। जब आखिरकार हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। आगे भी आपको ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के लिए चुनाव जीतने के मुकाबले चुनाव में धांधली करना कहीं ज्यादा आसान है। ये आखिरी लाइन आशीष भाई देखिएगा, एक्सपेक्ट टू सी मच मोर ऑफ दिस। ऐसा बहुत कुछ देखने के लिए उम्मीद रखिए, क्योंकि भाजपा के लिए चुनाव जीतने से ज्यादा चुनाव में धांधली करना आसान है। ये आज के भारत की असली तस्वीर है। ठीक, और ये कोई पहली नहीं है और कोई आखिरी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये तो लोकसभा चुनाव में भाई साहब नॉमिनेशन वापस करवा देते हैं। नॉमिनेशन भरा हुआ, इंदौर में देखा आपने, गुजरात में देखा आपने, और ये अब राज्यसभा में भी कर दिया। लेकिन कोई ऐसा बेस तो होता है आशीष भाई। अच्छा गजब देखिए, इनको किसी का डर नहीं, इनको बैडमिंटन वालों का भी डर नहीं, लंदन वालों का। वरना जो परिमल नथवानी का जो केस है वो तो ग्लेयरिंग एग्जांपल है आपके सामने, कि अपना नाम गलत, केवल पत्नी की प्रॉपर्टीज दे दी, अपनी नहीं दी, और केस का नाम नहीं दिया, खाने खाली छोड़ दिए, और वो व्यक्ति मौके पे भी नहीं है। उसका सारा का सारा 24 घंटे का समय मिलना। भाई उसी कानून और संविधान के तहत तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव हो रहा है, और झारखंड में कोई अलग से संविधान और कानून तो है नहीं।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट तो पूरे देश में एक है। जिस व्यक्ति पे मुकदमा भी दर्ज नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, कोई चार्ज फ्रेमिंग नहीं, उसको तो ये कह करके उसको इलेक्ट कोर्ट का नोटिस है, उसका तो आपने नामांकन रद्द कर दिया। और कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड, जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि भाई इस देश के अंदर दो आदमियों की सरकार है, अंबानी और अडानी की, ठीक, उनके कैंडिडेट के लिए 24 घंटे का समय मिल गया। और अब वो जिस तरह की परिस्थितियां हैं, प्रणब के साथ जो वो होगा वहां पर, आप उसका सहज कल्पना कर सकते हैं। तो आशीष भाई, ये जो राहुल गांधी ने जो आज बताया है ना, ये इस देश की असली सच्चाई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। विधानसभाओं में पहले वोट जोड़ दो, फिर घटा दो, ठीक, उससे काम चल जाएगा। वहां ना चले तो एसआईआर करा दो, एसआईआर से सरकार कब्जा लो। अभी तक ये वहां तक था, अब ये राज्यसभा की सीटों तक भी आ गया है। और जिस दिन आप याद कीजिएगा, आपको शायद याद होगा, जिस दिन चंडीगढ़ के नगर निगम में मसीह वाला केस हुआ था, उस दिन हम दोनों ने क्या चर्चा की थी कि जो पार्टी मेयर के चुनाव में ये सब करवा सकती है ऑन कैमरा, उसको बाकी चुनावों में फिर किसी भी हद तक जाएंगे वो। आज ये उसका सबसे सटीक उदाहरण है। और उससे भी आगे देखिएगा, सेम चीज, और सेम तो पैरिटी तो कोई है ही नहीं। जो अपने मध्य प्रदेश में हुआ उसका झारखंड से कोई तुलना नहीं की जा सकती। उसके बावजूद भी झारखंड के कॉर्पोरेट कैंडिडेट को 24 घंटे का समय, और यहां बिना गलती के नामांकन रद्द। यहां तक छोड़ दीजिए, रात को 1:48 पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल, केवल ये कहा कि सर इस सीट का परिणाम रुकवा दीजिए क्योंकि हम पिटीशन में आ गए। तो अदालत ने कहा कि हम अपना जो अदालत ये जो चुनाव की प्रक्रिया है इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसका मतलब समझे आप? इसका बड़ा साधारण सा मतलब है कि जैसे ही 3 बजे नॉमिनेशन विड्रॉल का टाइम खत्म होगा, तो आपने देख लिया, उसी निर्वाचन अधिकारी ने खट से बीजेपी के तीसरे कैंडिडेट को विक्ट्री सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। अब आप घूमते रहना हाईकोर्ट के अंदर, ये इन्फेक्शियस हो जाएगी कल, और उसके बाद आपको आ जाना पड़ेगा भोपाल के हाईकोर्ट के अंदर मध्य प्रदेश में। फिर आप कहीं घूमते रहो, पूरा 6 साल का बड़ा बढ़िया टर्म पूरी करेंगे, जब तक रिजल्ट आएगा तब तक देखिए। और ये सारा केवल एक ही बात याद रखिएगा आशीष भाई, और सारे दर्शकों को भी याद दिला दी, ये उसी दिन तय हो गया था ये स्क्रिप्ट जिस दिन मसीह का कुछ नहीं बिगड़ा था। चीफ जस्टिस की बेंच ने कानून का हत्यारा, संविधान का हत्यारा, इतना भयंकर वर्बल डायरिया कि पता नहीं क्या होने वाला है आज। और उसके बावजूद उस शख्स ने, जिसने सरेआम लोकतंत्र की हत्या की, चीफ जस्टिस के शब्दों में, उसको स्कॉट फ्री छोड़ दिया गया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ठीक, तो मोदी जी के लिए तो सारे जितने भी निर्वाचन अधिकारी हैं, उन सबको वहां से प्रेरणा मिली कि जो बीजेपी कहे वो कर दो, बाकी सारा सिस्टम तो उनके कंट्रोल में है। और कंट्रोल में नहीं है, अब तो पूरे के पूरे सिस्टम को इन्होंने हाईजेक कर लिया एक तरीके से। एब्सोल्यूट कंट्रोल, जिसको डेडिकेशन के साथ कहते हैं, ये वो है। इनको ये भी खौफ नहीं है कि कल को सरकार बदल जाएगी तो क्या होगा। जो राहुल गांधी कह रहे थे ना, आपको याद होगा, राहुल और प्रियंका ने बिहार के चुनाव में बाकायदा चुनाव आयुक्तों के नाम लिए और जनता ने आवाज लगाया चोर है। याद होगा ना, ज्ञानेश गुप्ता, जनता ने क्या कहा, सिंधु क्या कहा। तो वो सारी चीज अब इनको बिल्कुल किसी चीज की कोई परवाह नहीं रही। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने बिना मांगे उनको ऐसी इम्यूनिटी दे दी कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ऐसा उनको लगता है। लेकिन अगर आपको इम्यूनिटी मिल सकती है आशीष भाई, तो कोई अगली सरकार आके आपकी इम्यूनिटी वापस भी ले सकती है। आपकी इम्यूनिटी आज से तो लागू हो सकती है, मोदी सरकार ने उसको पिछले बैकडेट से लागू किया, एक्स पोस्ट फैक्टो, और कहीं पर उसको चुनौती नहीं दी गई। एक्स पोस्ट फैक्टो कोई चीज नहीं होती। कोई भी कानून बनता है, संविधान बनता है, आज से बनता है, जब वो पारित हुआ राष्ट्रपति के शाही। ये भाई तो बैकडेट से दिए पड़े। ये जो सारी की सारी व्यवस्था है, ये मोदी जी ने क्यों की थी? पहले चीफ जस्टिस को पैनल से हटाना। हालांकि आज तो मैं कई बार ये भी सोचता हूं कि चीफ जस्टिस पैनल में होते तो भी क्या ही था। आज तो मुझे आज तो, क्योंकि इस देश के अंदर केवल एक मौका ऐसा आया है जिस पैनल में सीजीआई थे, और उन्होंने केवल एक नाम पे आपत्ति की थी, वो भी ये कह के कि इसको छोड़ के और किसी को बढ़ा दीजिए। उसके अलावा सीजीआई का कोई भी एक्टिव अपोजिशन का कोई भी उदाहरण नहीं मिलता अभी तक की सारी जो घटना। तो पहले सीजीआई को हटाया, फिर नया कानून लेकर के आए, और कानून में सीजीआई को हटाने के बाद इम्यूनिटी दी गई कि अपने पद पर रहते हुए जो भी फैसले ये इलेक्शन कमिश्नर करेंगे उनको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये इम्यूनिटी ना तो प्रधानमंत्री को, ना किसी मंत्री को,
केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल को है केवल अपने पद पर बने रहने तक, कार्यकाल के दौरान बस। हाँ, बस, ना उससे पहले ना उसके बाद। तो मोदी जी ने जो इतना जबरदस्त इनको इम्यूनिटी दी थी, उसका कारण हम तब भी बता रहे थे। विपक्ष ने उसका विरोध करने की भी कोशिश की, लेकिन आपको पता है कानून कैसे पास होते हैं। यहां तो कृषि कानून पास करा दिए थे वॉइस वोट से, याद होगा ना आपको। तो ये आशीष भाई, इलेक्टरल ऑटोक्रेसी के नाम पर जो ये देश के अंदर हो रहा है, ये अब आप बिल्कुल सही कहते हैं कि इलेक्टरल ऑटोक्रेसी आ चुकी है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आ जाएगा धीरे धीरे, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, अभी तक भी बहुत देर हो चुकी है। जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन का बिना किसी वैलिड रीजन के जो आपने नॉमिनेशन कैंसिल किया है, ये बहुत दूर तक इसकी मार रहेगी। ये केवल इसको मामले को यहीं तक मत समाप्त कीजिए। इसीलिए जो मैं आपको कह रहा था कि आज जो कांग्रेस पार्टी ने जनरल सेक्रेटरीज की, इंचार्जेस की, पीसीसी प्रेसिडेंट्स की मीटिंग बुलाई, उसकी इमीडिएट प्रोवोकेशन यही थी, कालिक कारण उसका यही था। उसके बाद उसमें सारी चीजें आफ्टर थॉट के तौर पर कि आंदोलन करेंगे, ये सारा करेंगे, सड़कों पे आएंगे लाखों लोग, वो उसका सारे का सारा आउटकम है कि भाई इसमें महंगाई को भी जोड़ो, इसमें यूथ को भी जोड़ो, इसमें विदेश नीति को भी जोड़ो, इसमें अमेरिका के सामने सरेंडर को भी जोड़ो, और सारी चीजों को। तो अब जो है ये कंप्रीहेंसिव चीज हो गई है। अब जो लोगों के बीच में, मीडिया मत बताए बेशक, लेकिन जब लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी जाकर के सारी चीजों को वो करेगी, चर्चा करेगी, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ तो बात जाएगी। मीडिया तो नहीं दिखाएगा उसको। ये जो 12 साल में नैरेटिव बनाया ना कि विपक्ष कहां है, ये उसी मोदिया की देन है ये, कि कहां है विपक्ष। विपक्ष तो आपको 50 प्रदर्शनों में नहीं देखा, सीबीएसई के, एनटीए के, कई प्रदर्शन में विपक्ष नहीं दिखाया किसी, ना कोई खबर छपी। जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो दिल्ली के अंदर वो था, उससे कितने कई गुना बड़े बड़े कार्यक्रम तो कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में किए, 50 के आसपास। किसी को एक लाइन दिखाया हो कहीं पर, और फिर पूछते हैं विपक्ष कहां है। तो ये सारी चीज आशीष भाई मोदी जी की प्री थॉट, प्री डिटरमाइंड सारे का सारा गेम प्लान है, जो आरएसएस पिछले 100 साल से सोच रहा था। अब ये उसका एग्जीक्यूशन फेज है। और अगर अब भी लोग सड़कों पे नहीं आए तो फिर आप लोकतंत्र को ढूंढते रह जाएंगे। मैं तो आज भी ढूंढ रहा हूं, मैं तो पिछले काफी समय से ढूंढ रहा हूं। जब गुजरात में जिस तरीके से लोकसभा में नॉमिनेशन विड्रॉ कराए गए थे, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विड्रॉ कराए गए थे, मुझे तो उस दिन अंदाजा हो गया था। लेकिन अब राज्यसभा में भी आप देखते जाइए कहां कहां होगा। ये देश के लोगों को देखने की चीज है, और गंभीरता से देखिए, इसको समझे। गांव प्रधानी तक होगा, आप टॉप टू बॉटम जो चुनाव कौन, देखिए विपक्ष तय करना, सत्ता पक्ष अपना दल सत्ताधारी पक्ष तय कर सकता है, विपक्ष जब तय करने लगा वो, तब फिर कहां कुछ बचा। सूरत में क्या हुआ था, सूरत में इतना गजब खेल हुआ कि प्रस्तावक गायब हो गए, जिसको टिकट दिया। अब कांग्रेस भी क्या करे, कई बार हम कहते हैं ठीक है उस पर हो सकता है कुछ बड़ा एक्शन लें, कुछ सर्जरी करें, उनको भी ढूंढ ढूंढ के वो प्रत्याशी लाते हैं। उस प्रत्याशी ने सूरत में क्या किया था, उसने कांग्रेस के कार्यकर्ता, होता नहीं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रस्तावक बनेंगे, उसने कहा नहीं 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 हमारे रिश्तेदार हैं वो सब बनेंगे। उसने जानबूझ करके, वो पहले से फिक्स था, तुम टिकट लो। यहां तक मैं बताऊं, कुछ ऐसा मतलब जो मैदान में, चुनावी मैदान में लोग हैं, उनकी जानकारी बता रहा हूं, उनकी दी हुई, कि कई बार बीजेपी ऐसे लोगों पर पैसा खर्च करती है कि जाओ कांग्रेस से टिकट तुम ले लो, कितना कांग्रेस में देना है, कितना देना है, हम दे रहे हैं। मतलब अपना विरोधी प्रत्याशी वही तय करती है। और ये काम मध्य प्रदेश में ही हुआ था। अब मैं प्रदेश का नाम ले रहा हूं, मध्य प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव में, जो पिछली बार विधानसभा चुनाव 23 में हुआ नवंबर में, उसमें ये हुआ था बड़े पैमाने पर। ये वहीं के जो लोग उस पूरे चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका में थे, उन लोगों ने बताया कि बीजेपी ने प्रत्याशी कई जगहों पर, कि फला फला सीट पर ये 20 नाम है, इनको कांग्रेस में पैरवी टिकट के लिए तुम लोग वो करो, कितना लगना है वो हम दे देते हैं, जाओ टिकट ले लो, किसी भी कीमत पर टिकट ले लो, कितनी भी, मतलब किसी भी कीमत पर, मतलब ये नहीं होता कि जान लगा के, किसी भी कीमत पर। एक मसीह चंडीगढ़ में देखा था आपने, एक मसीह देखा था ना चंडीगढ़ में। अच्छा छोड़िए मसीह, मसीहा का विलोम, मसीहा हम लोग कहते हैं ना, मसीहा फला मसीहा, मसीहा है। मसीहा का विलोम क्या होता है, मसीहा का विलोम शैतान होता है। लेकिन आज से मैं अपने शब्दकोश में जब भी मसीहा का विलोम कहना होगा तो मैं मसीह कहूंगा। मसीहा का विलोम, अब मसीहा एक मात्रा हटाओ मसीह। दुर्भाग्य की बात यह है
कि ये मसीह ईसा मसीह के साथ लगा हुआ है, साक्षात इस धरती पर अवतरित एक मतलब ईश्वर, उनके नाम के साथ ये नाम की भी इज्जत नहीं रखते भाई, है? हाँ, नाम का भी सम्मान नहीं रखते हैं, ईसा मसीह लिखा हुआ है। क्या है स्थिति? हेमंत भाई, मैं फाइनल कमेंट, इसमें मैं जो कहा था वो बात अभी नहीं आई जो मैं सवाल किया था। राहुल के हम आलोचना भी जब करते हैं तो भी एक बात करते हैं कि एज ए इंडिविजुअल, एज ए नॉन पॉलिटिकल पर्सन, राहुल को ग्रेट कहने में भी मुझे झिझक नहीं होगी, भले कोई कह दे कि अरे चाटुकार हो गए, कहने वाला कहते हैं हमें क्या लेना देना राहुल से, कार किसी से। एज ए इंडिविजुअल नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति के रूप में ही इज ग्रेट, ग्रेट थिंकर है वो, एक फिलोसफर का भी उसमें आपको नजर आ जाएगा कि वो दुनिया भर का दर्शन के ज्ञान ले लो आप। लेकिन एज ए पॉलिटिशियन भी उसके पॉलिटिकल सोच राहुल गांधी की, उस पर मैंने सवाल नहीं उठाता। मैं वही कह रहा हूँ, जनरेशन लॉस कितना होता है, वो सवाल का जवाब नहीं है। आज जो कुछ भी हुआ है, ये आप बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि अगर इसको जमीन पर उतारा जाएगा तो बहुत कुछ अभी भी हो सकता है। ये उम्मीद की किरण हम इतने निराशा के दौर में भी कहते हैं कि बहुत कुछ हो सकता है। जनता खड़ी हो जाए ना तो बड़े बड़े मसीह वो मतलब ऐसे भागते हैं, गायब होते हैं, जैसे गधे से सींग गायब हो, ऐसे गायब होते हैं जनता खड़ी हो जाए। लेकिन जनरेशन लॉस असली प्रॉब्लम है। ये कितना जनरेशन लॉस होगा अभी, क्या है? आशीष भाई देखिए, हकीकत की बात मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल जो असलियत है, और असलियत ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आज की तारीख में जो डिसाइसिव पोजीशंस है ना पूरे देश के स्तर पर, वो खाए अघाए लोगों की। और जब आप पदों पे रह चुके हैं तो आपके तमाम तरह का बैगेज होता है। किसी का सीबीआई की जांच चल रही है, किसी की ईडी की चल रही है, किसी का कुछ चल रहा है, किसी को अपने बेटे को सीएम बनाना है। देखिएगा, जितने लोग कांग्रेस से गए सारे सीएम बनने गए थे, सारे के सारे। एक को छोड़ दीजिए, असम वाले को, कोई सीएम बना, और किसी ने सीएम का नाम भी लिया भाजपा में जाके। दिक्कत समझिएगा क्या है कि यहां पर जब तक कांग्रेस में रहेंगे सारे मुख्यमंत्री, नाम नहीं लेना चाहता मैं किसी का, अगर लिखने लगोगे लिस्ट तो सुबह हो जाएगी। सवाल वो नहीं, सवाल ये है कि यहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के साथ डायरेक्ट 24 घंटे टच होने के बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया और ये बाकी जितने लोग थे, जतिन प्रसाद, कई बार आपने चर्चा भी की, उनको क्या परेशानी थी भाई कांग्रेस में? उनको सबसे बड़ी परेशानी थी कि सत्ता हर समय चाहिए, बिना वो सत्ताजीवी। ठीक, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टॉप पोजीशंस पे हैं, जो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो गए खास कारणों के चलते। जब तक राहुल गांधी उनको घर नहीं बिठाएंगे और फाइटर्स को नहीं लेकर के आएंगे, फाइटर्स भी कौन से? स्ट्रीट फाइटर्स। ऐसा नहीं है कि देश में लोग नहीं, देश में यूथ नहीं, बहुत लोग हैं भाई, बहुत बहुत लोग हैं जो राहुल गांधी के साथ यात्रा में चल रहे थे। तमाम जो लोग उनसे जुड़े रास्ते में, क्या हुआ? उनका फॉलोअप क्या हुआ? नहीं हो पाया ना। यात्रा तो हुई, एज ए लीडर स्टेब्लिश हुए, सारी बात हुई, लेकिन जब तक इस कंप्रोमाइज्ड माल से पिंड नहीं छुटाएंगे वो, और उसका कारण भी समझिएगा क्या है। अब तो मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस में जो टॉप पोजीशंस पे कुछ लोग बचे हुए हैं ना, वो इसलिए बचे हुए कि बीजेपी ने उनको छोड़ रखा है ज्यादातर, कि भाई तुम वहां रहो और हमें थोड़ा सा बताते रहो जरा क्या कुछ कार्यक्रम है, ताकि हम देखते रहें। मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे, मैं गलत भी हो सकता, मैं भी क्योंकि मैं बहुत क्लोजली देखता हूं कांग्रेस पार्टी के। बाकी छोड़ दीजिए, आप जनरल सेक्रेटरी हो, किसी प्रवक्ता से कुछ भी पूछ लीजिए, उसको कुछ नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता, और उनका काम है पार्टी का पर्सपेक्टिव क्लियर रखना। और जो उनसे बड़े वाले हैं, जनरल सेक्रेटरी फला, उनमें से 80% ऐसे हैं जिनका सत्ता का अहंकार आज तक भी गायब नहीं हुआ, एरोगेंस। ठीक, पता नहीं, अब तो मैंने तो कुछ बीजेपी कवर की नहीं, लेकिन बीजेपी के जितने भी लोग हैं वो मीडिया फ्रेंडली जरूर होते थे तमाम कारणों से। आपका नहीं पता मुझे क्या परिस्थिति, क्योंकि मैं बीजेपी कवर नहीं किया, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी के किसी आदमी को फोन उठाओ, उसको जवाब देने का तो ऐसा ही पता है ना, वो सवाल जवाब ज्यादा करते हैं, लेकिन कम से कम फोन जरूर उठाते हैं। कांग्रेस पार्टी में, चाहे स्टेट में चले जाइए चाहे सेंटर में चले जाइए, ज्यादातर 90% लोग ऐसे मिलेंगे आपको, बहुत विरले हैं, बहुत विरले हैं,
जो दूसरी घंटी पे आपका फोन उठा ले और आपसे बात कर ले। तो राहुल गांधी को बेसिकली वो कितने ही अच्छे हों, इसमें कोई परेशानी नहीं। एक तो आपको उनको हमेशा पॉलिटिशियन ही कहना पड़ेगा, बेशक वो नॉन पॉलिटिकल बाई हार्ट हो या बाई ब्रेन हो या बाई वर्किंग, लेकिन उनका वैल्यूएशन तो चूंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है, वैल्यूएशन तो एज ए पॉलिटिशियन ही होगा ना, एज ए चैलेंजर टू द पावर ही होगा ना। तो उस सारे चैलेंज में वो कितनी ही अच्छी बातें कर लें, जब तक वो फ्रेश ब्लड को इन्फ्यूज नहीं करेंगे पार्टी के अंदर, फाइटर्स को नहीं लेकर के आएंगे। मोदी की सबसे बड़ी जीत क्या है कि उन्होंने कांग्रेस में हर स्तर पे लोग छोड़ रखे, हर स्तर पे। ठीक, तो असलियत है ये। उसके बाद भी अगर राहुल गांधी टक्कर दे पा रहे हैं तो ये शेयरली उनकी विल पावर है। और इस सिस्टम में, जो कांग्रेस का सिस्टम है, उसमें 5-10% लोग जो ठीक ठाक हैं, ये उनका परिणाम। आपने देखा वहां पे जिस तरीके से जीतू पटवारी के पल्ले क्या है क्या नहीं है कमलनाथ की तुलना में, मैं नहीं कह सकता, ठीक। लेकिन जैसे ही जो ये हुआ राज्यसभा वाला कांड, आपने देखा किस तरीके से पार्टी एक्शन में आई। वहां पे सीईओ के ऑफिस से लेकर के सारी एटलीस्ट इवेंट तो दिखाना, एकदम के रिटेलिएशन तो दिखा। मैं यही बात कर रहा आखिर में, ये जीतू जैसे जो है, ये वाकई शुरू में तो बड़ा, हमारे यहाँ तो भाई वैसे शब्द भी थोड़ा सा इस्तेमाल हो जाता है, क्षमा भी उसके लिए, कि शब्द भी इस्तेमाल हो जाता है कि जो जैसा होता है, शुरू में तो बोल दिया कि छिछोरा है, इसको छिछोरे को ना दिया। लेकिन उस जीतू ने जो ग्राउंड पर किया ना, उसकी तारीफ करने में कोई, आज कोई कहे कि नहीं तारीफ काहे कर रहे हो, तो काहे नहीं करेंगे, उसने करके दिखाया, उसने अपने आप को प्रूव किया। जीतू पटवारी ने, आप देखो पूरी रात, आप प्रदेशों में देखो, घर चले जाते हो पूरी रात वहीं पे डाल करके सब कारपेट पे पड़े रहे। आप जब आगे बढ़ोगे और जमीनी नेता चाहिए। अब बहुत बढ़िया बात आपने कहा, ये अहंकार, इनके पास कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है। वो कहते हैं रस्सी जल गई बल नहीं, वो भी एग्जाम्पल इनके सामने छोटा है, सब इनका खत्म हो चुका है। लेकिन ये कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, सोचते हैं कि यूएन के जनरल सेक्रेटरी यही गुटेरस है, अपने आप है कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, कोई 75 नहीं है, और सोचते हैं यूएन के जनरल सेक्रेटरी है सर। इतना फर्क है, मैं नाम नहीं लूंगा। भाजपा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खबरें देते हैं, भाजपा में भी, लेकिन अंतर इतना है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैमरा जब सामने लगता है ना, तो सबकी शुरुआत यही होती है, माननीय यशस्वी 1008 5016 नरेंद्र मोदी। और खबर देखने के लिए आप ऐसे समझिए कि उन सबका ऐसा है कि वो कहीं भी, बड़े नेता तक बात कर रहा हूं, कहीं दाएं बाएं की फला जगह चौराहे के किनारे एक जगह मिलके 2 मिनट में दे देंगे, ऐसे ऐसे भी होता है। और बहुत बड़े बड़े लीडर्स, वो हालत है। मैं एक शादी में गया था, 1 मिनट लूंगा, शादी में भी गया, एक हम दोनों थे, हम बहुत दोनों थे, और गए वहां पर, तो भाजपा में सुनील भराला करके एक नेता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्राह्मणों के बहुत बड़े ब्राह्मण संगठन का, अखिल भारतीय क्या जो ब्राह्मण होता है ना, अलग अलग जाति का, उसका अध्यक्ष रहा हुआ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में मंत्री पिछले टेनोवर में भराला। हम लोग फोटो और वीडियो चलाते, सामने कहा किसको पहचान रहे हो भीड़ भाड़ में। दूसरा नाम आप सब जानते हैं, संगीत सोम, वो सब वहां पर थे शादी में। किसी को हम तो हेलो हाय में हम लोग का यकीन ही नहीं है। वो सब देख करके पकड़ लिया, हमें नहीं पहचान रहे, हम सुनील भराला है, इतना हमको आप लोगों को कहते हैं आइए हम सेवा का मौका दीजिए, क्या मतलब क्या न कर दे, 5 मिनट में पीछा छुड़ा करके शादी में से भागना पड़ा बिना खाए हुए, कि ये तो सब सारे संगीत सुन भाई साहब, मतलब इतना आप समझ लीजिए कि एक तरीके से हम तो देशद्रोही है ना भाजपा के लिए, लेकिन हाथ जोड़े सब न जाते। ये अंतर क्या कि डाउन टू अर्थ, ग्राउंड पर कुछ भी है, कोई गाली भी दे रहा है तो भी उसको आप 3 बार प्रणाम करोगे, आपके मन में परसेप्शन बदल जाएगा, यार आदमी तो यार इतना तो है। वो सब वहीं पे मैं नहीं नाम लूंगा, एक आध अखिलेश के खास विधायक आए, तो उन्हें वो अलग ही, वो अकेले आए थे, सरकार भी नहीं, कुछ नहीं था, अकेले आए थे, लगा था कि सीधे पुष्पक विमान से उतरे वहीं से उड़ जाएंगे, मतलब वो अजब अजीब सा अकड़, अजीब अकड़। तो वहां में रास्ते भर, हम लोग काफी दूर गए थे, रास्ते भर में कहा देखो यही वाला फर्क, ये सब सत्ता में है, लेकिन यहाँ पे अहंकार का भी अधिकार सिर्फ 2 के पास है। 2 के पास है, ये फर्क है, सिर्फ 2 के पास है अहंकार का अधिकार। तीसरा अहंकार करेगा तो उसका समझ लो आप क्या होगा। वही दोनों अहंकार कर सकते हैं, उनके अहंकार को कुछ चुनौती नहीं दे सकता। तीसरे को अहंकार करने का अधिकार ही नहीं है, वो अहंकार कैबिनेट की मीटिंग में उतार देते हैं सब। अब उससे आगे नहीं बोलना ठीक है।
चलिए, इजाजत दीजिए हमें, कांग्रेस में लोग सुधरे तो बेहतर है, नहीं तो लोग तो डूबे हुआ है। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।